चलिए एग्जाम वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 17 है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 17 हो गया, आज आपका 18 है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जो आज ये पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, एक बार ये हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। आज इसको पुनः देखते हैं ये कैसे सॉल्व हो। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, जो घड़ी की मिनट की सुई है 8 सेंटीमीटर लंबी है। यानी घड़ी की जो सुई की मिनट वाली सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सी भाषा में कहने का तात्पर्य इसका यही है कि ये घड़ी है, ये आप जानते हैं घड़ी में पूरा कितने अंश का कोण बनेगा। पूरा आप जानते हैं 360 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ आप जानते हैं कह रहा है कि जो घड़ी की सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। मान लीजिए ये सुई मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर की, और फिर कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी 5 मिनट में। अब ये बताओ इस सुई द्वारा 5 मिनट में कोण पूछ रहा है। जब आप 1 मिनट का कोण जान सकते हैं तभी आप 5 मिनट का कोण बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप जानते हैं घड़ी में इस घड़ी द्वारा मिनट की सुई द्वारा जो हमेशा ये चलती रहती है, पूरा राउंडिंग लगाती रहती है, तो ये 360 अंश का कोण बनाती है। तो ये 1 मिनट पे पहले आप निकाल लीजिए, सुई द्वारा 1 मिनट का मतलब 60 मिनट द्वारा 60 मिनट द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, 60 मिनट का मतलब आपका 1 मिनट, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360। अब 1 मिनट में, ये 60 मिनट का है, अब आपका पूछ रहा है 1 मिनट। अब 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 बटे कितना होगा 60, 1 मिनट का होगा। यानी ये घड़ी 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है। 60 मिनट में, ये 60 मिनट का मतलब ये पूरा हो गया। अब 1 मिनट का आपका निकालना, कहने का तात्पर्य ये 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना रही है, तो 1 मिनट के कितने अंश का कोण बनाएगी। तो आप यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो, यहाँ ये कैंसिल हो गया। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 6 × 36 अंश का 1 मिनट में। अब बात यहाँ तक आप क्लियर हो गई, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो गया, 6 अंश हो गया। अब 5 मिनट द्वारा सुई का 5 मिनट द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण तो कितना होगा, 5 मिनट में पूछ रहा है 5 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 गुणे कितना होगा 6। अब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रहा है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 गुणे 6, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। कितना लिखेंगे आप, 30। यानी थीटा बराबर आप कितना लिखेंगे थीटा बराबर आप लिखेंगे 30 अंश। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब त्रिज्यखंड का पूछ रहा है। अब ये त्रिज्यखंड मान लेते हैं, इसके द्वारा मान लीजिए सुई यहाँ से यहाँ तक गई 5 मिनट में, इसके द्वारा कोण पूछ रहा है। थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 30 अंश आ गया। अब इसके बाद त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड बराबर खंड बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360।
पाई ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये बताइए ये आर है तो सुई की लंबाई क्या है? जो सुई की लंबाई है ये यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो इस आर के स्थान पे स्मॉल आर का वर्क करेंगे। थीटा का मान कितना है? 30 अंश आप निकाले हैं, 30 अंश हो गया, बटे कितना होगा? 360 होगा। ये हो गया। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 3 एक के 3, 3 दूने 6। ये आपका इतना आंसर है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। पूरा सुनेंगे। जो घड़ी है, इस घड़ी में पूरा कोण, संपूर्ण कोण कितना होता है आप बताएंगे? 360 अंश होता है। जब 360 अंश का होता है तो 1 मिनट का पहले निकाल लीजिए आप कोण। एक मिनट का निकालेंगे तभी 5 मिनट का बता पाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, 60 मिनट में सुई द्वारा, अब जो सुई चलती है यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब आती है मिनट वाली सुई, तो एक राउंड जब पूरा करती है तो वह कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया 360 अंश, यानी जब यहाँ से घूमती हुई ऐसे ऐसे धीरे पूरा घूम जाती है तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का बनाएगी। अब जब घूमती है तो कितना राउंड लगाती है? आप जानते हैं 1 चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 अंश हो गया। 1 मिनट का निकाल लिया हमने, इतना आ गया, फिर 5 मिनट का निकाल लिया, इतना आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर आपका आ गया 30 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई ऐसे लिखा गया, आर ये कैपिटल आर है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर दी गई, आर हो गया। थीटा की वैल्यू 30 अंश बटे 360 अंश, काट दिया गया, बस आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। थैले से यदृच्छ एक गेंद निकाली जाती है तो नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? अब इसमें देखिए कितनी गेंदें दी गई, गेंद की संख्या कितनी है? 3 लाल है। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद आप बताएंगे 3। और नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद कितनी है? 2 है। ये हो। अब इसमें अगर हम पूछते हैं कुल गेंद कितनी है, 3 ये है 2 ये, अगर हम पूछते हैं कुल गेंद कितनी है तो दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? 5। किसकी प्रायिकता पूछ रही है? नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रही है। नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रही है, नीली गेंद की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? नीली गेंद कितनी है? 2 है, 2 लिखते हैं। कुल गेंद कितनी है? 5 है, तो 5 कर देते हैं, 2/5 आपका आंसर जी। अगर इसी में पूछा होता लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल कितनी है? 3 है, तब यहाँ 3 लिख देते हैं। कुल गेंद कितनी है? टोटल 5 है, तो 5 लिख देते हैं। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसमें नीली गेंद की प्रायिकता पूछी थी तो आपने प्रायिकता बराबर लिखा नीली गेंद बटे कुल गेंद। कुल गेंद कितनी है? 5 है। नीली गेंद कितनी है? 2 है, बटे 5 हो गया। बस आपका यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया है आपका कितना? 12/13। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखा गया है यहाँ साइन थीटा बराबर कितना लिखा है? 12/13। ये चित्र बना लीजिए। चित्र आप बनाएंगे ये साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण। लंब ये हो गया, कर्ण आपका ये हो। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं। अब यहाँ आप आधार की वैल्यू निकाल लीजिए। आधार की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आधार की वैल्यू निकालने का फार्मूला यही है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया। कर्ण कितना है? 13 है, 13 का वर्ग कर देते हैं। लंब कितना है? 12 है, तो 12 का वर्ग कर देते हैं। आधार कितना है? ए बी है, तो ए बी का वर्ग कर देते हैं। 13 13 में कितना होगा? वर्ग लगा है, 13 गुणे 13 2 बार करेंगे तो 169 होगा।
12 गुणे 12 2 बार करेंगे, 12 बराबर में 144 होता है। ए बी का वर्ग ऐसे लिखते चलेंगे। 169 के पास 144 को लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 144, इक्वल टू क्या होगा, ए बी का वर्ग हो गया। इसको घटाएंगे 9 में से 4 के कितना हो गया 5, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ लिखेंगे ए बी का वर्ग। ए बी बराबर आप कितना लिखेंगे 5, इधर से ये वर्ग हटाएंगे, ये रूट में बनेगा 5 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आपने 5 प्राप्त कर लिया। ज्ञात किसका कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो पहले यहाँ लिख लीजिए लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार, पूरे का क्या करेंगे वर्ग। 1 प्लस लंब कितना है 12 है, 12 लिख लेते हैं। आधार कितना है, आधार आप देख रहे हैं 5 है तो 5 लिख लेते हैं, पूरे का वर्ग कर लेते हैं। अब यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस 12 गुणे 12 2 बार करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। अब 5 गुणे 5 करेंगे कितना होगा 25 होगा। इसके नीचे एक मान, ये आपका बीच में प्लस का निशान है, इस 25 का गुणा 1 में करेंगे 25 होगा, प्लस इस 1 का गुणा 144 में करेंगे 144 होगा, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 के 25। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 25 में 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बटे कितना हो गया 25। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। पहले आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिख लीजिए, त्रिभुज हमने बना लिया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार का मान ज्ञात कर लिया। आधार का मान ज्ञात करने के बाद अब आप जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो 1 ऐसे लिख दिया, प्लस ऐसे हुआ, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है, और यहाँ वर्ग लगा था इसीलिए पूरे का होल वर्ग लगा दिया। 1 प्लस 12 बटा 5 हो गया, फिर इसको 12 गुणे 12 करेंगे 144, 5 गुणे 5 करेंगे 25 होगा। फिर इसके बाद इस 25 का गुणा 1 में 25 से 25, इसका गुणा इसमें 144, फिर 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 हो गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि यहाँ देखिए संख्याओं 1 2 3 4 डैश डैश 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से लेकर 35 तक आप संख्या लिखिए, 1 से लेके 1 2 डैश डैश 35 तक, 35 तक आप संख्या लिखिए। अब कह रहा है 1 से 35 तक जो संख्या लिख रहे हैं, 35 तक जो संख्या लिख रहे हैं वो 7 से जिससे कट जाए। तो आप देखिए 1 में 7 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, ना तो 2 कटेगा, ना तो 3 कटेगा, ना तो 4 कटेगा, ना तो 5 कटेगा, क्या कटेगा 7 कटेगा। अब इसके बाद ना तो 8 कटेगा, ना तो 10 कटेगा, ना तो 11 कटेगा, ना तो 12 कटेगा, कोई नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा 14 कटेगा। कहने का तात्पर्य है 7 से कटने वाली संख्या 7 की गुणज हो, 7 7 गुना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, यानी ये इतनी संख्या है। 1 से लेके 35 तक लिखेंगे। अच्छा ये बताइए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें लिखेंगे तो आप ये बताइए ये संख्याएं इसमें यहाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, आप बताएंगे आएंगी। अब जब इसमें कहा 7 का गुणज हो, 7 का गुणज होने की प्रायिकता, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले चाहे आप 1 से लेके 35 तक की सारी संख्या लिख लीजिए, फिर हर एक संख्या में 7 से भाग करके देखिए, जो संख्या कट जाती है उस संख्या को आप लिख लीजिए। तो उम्मीद है वो संख्या क्या होगी जो 7 का गुणज हो। तो 7 गुना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, यानी ये संख्या आपसे पूछते हैं तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। अगर हम टोटल इन संख्या की बात करते हैं तो आप बताएंगे कितनी संख्या है 5। और 1 से लेके 35 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है आप बताएंगे 35। अब कह रहा प्रायिकता ज्ञात करिए, तो प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे।
ये 5 संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटेंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रायिकता बराबर 5 संख्या है जो 7 से कटेंगी। कौन कौन सी? 7 कटेगी, 14 कटेगी, 21 कटेगी, 28 कटेगी, 35 कटेगी। इनमें अगर 7 से भाग करेंगे तो ये संख्याएं कट जाएंगी। और नीचे कुल कितना लिखेंगे? 35 लिखेंगे। क्यों 35 लिखेंगे? क्योंकि 1 से लेकर टोटल संख्या कुल कितनी है? 35 है। तो ये 35 हो गया। 5 के 5, 5 7 35, 1 बटा कितना हो गया? 7। यही आपका आंसर हो गया। अब तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आपसे 11 से पूछा था कि 11 के कितने तक गुणज बताइए, इसकी प्रायिकता बताइए। लेकिन आज जो है 1 से कह दिए, 35 तक कह दिए। तो अगर इसके पहले की प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे तो ये उन सवाल से थोड़ा हट के है, यानी कहने का तात्पर्य है 2 3 4 5 इस तरह से लगातार दिया है 35 तक। अब तक जो देता था वो गुणज के रूप में देता था, तो उसको आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका आंसर 1/7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? यदि पहला पद 10 सर्वांतर 3 तो समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? पहला पद कितना दिया है आप बताएंगे? पहला पद 10 दिया गया, 10 लिख लेते हैं। उसके बाद सर्वांतर कितना दिया है? डी बराबर कितना दिया गया? 3। ये देखिए डी बराबर 3। अब समांतर श्रेणी का जो पद होता है ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। यही तो होते हैं समांतर श्रेणी के पद। अब देखिए ए का मान कितना दिया ए बराबर कितना लिखेंगे? 10। इसको पहला पद बोलते हैं। ए प्लस डी को दूसरा पद बोलते हैं। ए प्लस 2d को तीसरा पद बोल लेते हैं, इसको चौथा पद बोलते हैं। ये पहला पद 10 हो गया। दूसरे पद की बात करता है तो ए प्लस डी लिखेंगे। तो ए का मान कितना है? 10 है। डी का मान कितना है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब ए प्लस कितना लिखेंगे? 2d। ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 3 है। तो कितना लिखेंगे? ये 10 को ऐसे लिखेंगे, 2 3 6 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 16 हो जाएगा। तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद आपका ए प्लस 2d है। सॉरी, तीसरा पद तो हो गया। चौथे पद में चलते हैं। ए प्लस कितना है? 3d। ए की वैल्यू कितनी है? ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, ये प्लस यहाँ लिख रहे हैं, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी है? 3 है तो 3 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 3 त्रिका कितना होगा? 9। 10 9 कितना हो गया? 19। अब आपकी श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी क्या बनेगी? तो श्रेणी आपकी पहले कितना निकाले हैं? ये 10 निकाले हैं। दूसरे पद में कितना निकाले हैं? 13 निकाले हैं, 13 लिखते हैं। इसके बाद फिर पहला पद हो गया, दूसरा पद, ये तीसरा पद 16 हो गया। चौथा पद कितना हो गया? 19। डैश डैश आपका ऐसे आता रहेगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी श्रेणी जो आई है सही है गलत है, 13 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? घटाएंगे 3 आएगा। अब 16 में से 3 को घटाएंगे, 16 में से 13 को घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के सर्वांतर ज्ञात करते हैं, यानी डी ज्ञात करते हैं। अगर ये सेम आ रहा है तो सही है, कितना आ जाएगा? 3 आएगा इसमें, यानी आपकी श्रेणी जो बनी है यही श्रेणी होगी। देखिए इसका सर्वांतर डी दिया गया था 3, तो ये आपका सही है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में OD बराबर 3 सेंटीमीटर, OP बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या हो? PQ की लंबाई, चित्र आपका ये दे दिया। चलिए इस चित्र को मैं यहाँ बड़ा से बना दे रहा हूँ। ये चित्र हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। इसमें 2 वृत्त बने हैं। 2 वृत्त का मतलब आपका ये देखिए इस तरह से बना हुआ है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे,
अब ये P और Q जो है ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q। केंद्र से इस पे लंब है और ये त्रिज्या इसकी दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई, 5 दी गई, ये O है, ये 3 है, और यहाँ कितना दिया गया D। अब यहाँ से आप ये बताइए ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताएंगे हो रहा है, यही चित्र हम यहाँ बना दीजिए। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्या, PDO, लिखेंगे त्रिभुज PDO में। ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पहले इसकी लंबाई इतनी ज्ञात कर लीजिए, जब इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो इसी का डबल कर देंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो देखिए जब त्रिभुज हो रहा है तो इसमें आप जान रहे हैं ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग लिखेंगे। कर्ण कितना दिया गया, कर्ण आपका दिया गया OP, 5 का वर्ग करेंगे। लंब कितना दिया गया OD, OD का मतलब 3 का वर्ग करेंगे। आधार कितना दिया गया PD दिया गया, PD का वर्ग करेंगे। 5 बचे कितना होगा 25, 3 त्रिका 9, PD का वर्ग करते हैं। 25 में से 9 को घटा देते हैं, इसको इधर लाएंगे -9 हो जाएगा। यहाँ PD को ऐसे लिखते हैं, PD का वर्ग हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं आ जाएगा 16, लिखेंगे PD। इस वर्ग को हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। देखिए इसको घटाने के बाद 16 आ गया, तो इस वर्ग को हटा देते हैं, रूट पे आ गया। PD की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी PD बराबर आप कितना निकाल लिए हैं 4, यहाँ से यहाँ तक आपने 4 निकाल दिया। आपसे पूछ रहा PQ की लंबाई बताइए, तो PQ की लंबाई बराबर क्या होगा, PQ की लंबाई बराबर होगा 2 गुणे PD। ये अब यहाँ लिखेंगे PQ बराबर 2 गुणे PD की वैल्यू कितना निकाला है 4, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ से ऐसे था, ये वृत्त था, वृत्त में ये स्पर्श रेखा थी और ये त्रिज्या थी छोटे वृत्त की और ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या थी। और त्रिभुज में हमने पहले ये कर्ण माना, ये लंब माना, ये आधार माना। इस भुजा का मान ज्ञात कर लिया। इस भुजा का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, इसी का डबल कर दिया, PQ की लंबाई आपकी आ गई। आप जानते हैं किसी भी वृत्त पर केंद्र से जीवा, अब देखिए ये इस बड़े वाले वृत्त में ये जीवा हो, केंद्र पर से जब जीवा पे लंब समद्विभाजित किया जाता है तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी आधा इधर आधा इधर। इधर 4 है तो इधर 4 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को आप लगा के उसको कमेंट करिए उसमें कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 5, 8 का यनवा पद ज्ञात करिए। समांतर श्रेणी आपकी क्या दी गई है, 2, 5, 8 डैश डैश का यनवा पद पूछ रहा है। ए बराबर कितना होगा 2, डी बराबर क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तभी तो आपको सर्वांतर प्राप्त होता है, 3 हो गया। यनवा पद पूछ रहा है TN बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1, यहाँ लिखेंगे T। ये हो गया। अब यहाँ देखिए A की वैल्यू कितनी दी गई है 2, 2 लिख लीजिए। N की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ देखिए ये N की वैल्यू ज्ञात करिए, तो N के स्थान पे आप N लिखेंगे। D का मान आपने 3 प्राप्त किया, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3N माइनस 3 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3N को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 2 लिखते हैं, माइनस 3 लिखते हैं। देखिए 3N को यहाँ ऐसे लिखा और इस 2 को यहाँ लिख दिया, माइनस 3 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 3N, इसको हटाएंगे -1 आ जाएगा, N1 पद आपका यही आ गया 3N माइनस 1। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर आपको कितना दिया है, a बटा b दिया है, तो पूछ रहा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ देखेंगे पहले जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है वैसे लिख लेते हैं, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे क्या लिखेंगे, b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ये हो गया। ध्यान से आप ध्यान से सुनेंगे। अब tan थीटा बराबर दिया गया 1 बटा b। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये ज्यादा लाग हो जाएगा, विस्तार में हो जाएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है, sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा अगर हम इसका बटे में फार्मूला जानना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, cos को कॉमन कर लेते हैं। आज तक हम वही संख्या कॉमन किए हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है। इस क्वेश्चन में ध्यान करेंगे, cos को कॉमन करते हैं, cos थीटा को कॉमन करेंगे तो आप कहोगे cos यहाँ नहीं है, तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आप लिखेंगे sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या होगा a होगा, ये हो गया। अब बटे नीचे आते हैं, देखिए इस cos का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, फिर एक cos ये कैंसिल हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले सुन लीजिए, आगे तक चलते हैं। जैसे हम जो cos कॉमन किए हैं, इस cos का गुणा इसमें करते हैं, cos थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा होगा, माइनस यहाँ a लिखा गया, a लिखते हैं, इस cos का गुणा a में करते हैं तो cos थीटा हो गया। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, इसके नीचे क्या है, cos थीटा है, ये cos कैंसिल होगा कि नहीं, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, sin थीटा माइनस a cos थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ b है तो आप b ऐसे लिखते चलिए, यहाँ b, अब ये आपका b, देखिए आपकी आदत वही आई कि नहीं आई, यानी जो चीज हम कॉमन किए हैं वही इसके बटे में हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ से भी cos थीटा को कॉमन करेंगे, जब cos थीटा को आप कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, b बचेगा, ये sin थीटा लिखेंगे, बटे नीचे क्या लिखेंगे, यही cos कॉमन किए हैं तो cos थीटा नीचे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस cos को हमने कॉमन कर लिया तो b यहाँ आ गया, sin यहाँ आ गया, ये cos इसके नीचे भी चला आया, ये माइनस यहाँ लिखा गया, ये यहाँ a लिखा गया, cos तो आपका बाहर है ही। अब इसके बाद इसी तरह से हर में भी ऐसे कॉमन किया गया, जब cos को कॉमन करते हैं cos थीटा को, तो ये देखिए b हो गया, sin थीटा हो गया, और ये cos इसके नीचे भी चला आएगा। क्यों चला आएगा, क्योंकि sin के साथ cos है नहीं, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दीजिए, यहाँ ये लिख लीजिए, ये हो गया, यहाँ से ये cos कैंसिल हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में सारी चीजें, हमारी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले आप ऐसे लिख लीजिए इसको b, यहाँ b है तो b लिख लिया। अब इसके स्थान पे tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे क्यों, आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए sin थीटा बटे cos थीटा है तो इसके स्थान पे tan थीटा लिख दिया, माइनस क्या लिखेंगे a, पूरे का बटे में चलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे b हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा हो गया, ये प्लस का निशान यहाँ हो गया, यहाँ a हो गया। ये उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ चलते हैं, b ऐसे लिखते हैं, tan थीटा का मान कितना दिया गया, आप देख रहे हैं tan थीटा का मान दिया गया 1 बटा b, तो tan थीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a बटा b माइनस a, पूरे का बटा चलते हैं, यहाँ b है, इस b को यहाँ लिखा गया। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का मान दिया गया क्वेश्चन में पहले a बाई b, तो इस tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, a बाई b हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ a लिखेंगे, इसको ऐसे बंद कर देते हैं कोष्टक लगा के। अब ध्यान से सुनेंगे, इस b को कैंसिल कर सकते हैं, और इस b को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ बचा एक का गुणा a में करेंगे तो a हो जाएगा, और इसके नीचे 1 बचा है और माइनस a लिखते हैं, बटे यहाँ कितना बचा, यहाँ a बचा धन a बचा, ये धन a बचा। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 0 बटा कितना लिखेंगे 2a,
किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, ये 0 है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, आप जानते हैं 0 होता है। इसका आंसर आपका 0 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस कॉमन लेना था आपको, एक बार इसको आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है -6 -8 -6, 8 कह रहा है मूल बिंदु क्या होता है। कई बार आपको हम बता चुके हैं, मूल बिंदु 0, 0 होता है। इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब कह रहा है दूरी ज्ञात करिए। दूरी का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -a और -a प्लस हो जाएगा। ये हो गया। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, ये आपका y2 है। y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये हो गया। आप रूट को ऐसे लगाते चलिए। फार्मूला आपको याद है, बिंदु जो दिया गया x1 y1 मान को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 0 में 6 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा, 6 ही होगा, या 6 का वर्ग करेंगे प्लस 0 में से 8 को घटाएंगे तो आप जानते हैं 8 ही आएगा। रूट को ऐसे लगाते चलिए। 6 कितना होगा, 36 होगा, 8 अठाई कितना होगा, 64 होगा। ये आपका रूट में हो गया। इसको जोड़ेंगे, 36 में 64 को जोड़ेंगे, 6 4 कितना होगा 10, 6 3 कितना होगा 9 1 10, 100 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे 10, यही आपका आंसर हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है 40 और 60 का लासा क्या होगा। 40 और 60 ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 40 लिख लीजिए और यहाँ 60 लिख लीजिए। अब इसका लासा निकाल डालिए। इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 1 होगा। इसको भी ऐसे काट देते हैं, काटते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 20 हो गया। 2 से काटेंगे तो 1 के 10 हो गया। 2 से काटेंगे 5 हो गया। इसको काटते हैं, 1 आ गया। अब देखिए लासा में क्या होता है, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है दोनों संख्या में वो भी, दोनों लिखा जाता है। लासा का रूल यही होता है। अब देखिए ये 2 और ये 2, दोनों में 2 2 मिल रहा है, 1 2 इसमें से ले लेते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, तो 2 लिख देते हैं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तब भी 2 लिख देंगे। ये हो गया। यहाँ देखिए 1 5 मिला, यहाँ भी 1 5 मिला, तो इन दोनों 5 में से 1 5 लिख लेते हैं। और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी 3 को लिख लेते हैं। ये हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, 8 5 40, 40 गुणे 3 करें तो 4 तिहाई 12, यानी कितना आ गया आपका लासा, कितना दे दिया। आप लासा बराबर लिखेंगे 120। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना था, 18 था। और यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होगी तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रैक्टिस सेट में आपको शुरू से अंत तक बनने के लिए, और जो है एग्जाम वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।